हरित क्रांति, वादा और कीमत। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसा वादा जिसने देश का पेट तो भर दिया, लेकिन उसकी एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी चर्चा आज भी होती है। सोचिए, एक देश अपने लोगों का पेट भरता कैसे है? ये सवाल हर देश के सामने आता है, लेकिन भारत के लिए ये हमेशा से एक बहुत बड़ा एक अस्तित्व का सवाल रहा है। करोड़ों लोगों का पेट आखिर कैसे भरे? 1960 के दशक की बात है। भारत को एक जवाब मिला, और वो जवाब था कृषि में एक क्रांति। देखिए, आजादी के बाद देश भूख से जूझ रहा था, और तभी एक हीरो की तरह एंट्री होती है हरित क्रांति की। वादा था भरपूर फसल का। लेकिन क्या हो अगर जो समाधान लाया गया वही एक नई समस्या का बीज बो दे? कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की। आखिर क्या था ये वादा? तो ये जो हरित क्रांति थी ना, ये सिर्फ अच्छे बीज बोने की बात नहीं थी। ये एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज था। इसमें थे हाई यील्ड वैरायटी यानी HYV बीज, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक। इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे पैदावार में जबरदस्त उछाल आ सके। और नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। जरा इन आंकड़ों को देखिए। चावल का उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ गया, और गेहूं वो तो 10 गुना से भी ज्यादा हो गया। भारत जो कल तक खाने की कमी से जूझ रहा था, अब आत्मनिर्भर बन रहा था। मतलब ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस कामयाबी की वो छिपी हुई कीमत क्या थी? देखिए, सारा का सारा जोर था गेहूं और चावल पर। तो हुआ क्या? दालें और तिलहन, जो गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया है, वो पीछे छूट गईं। मतलब पेट तो भर गया, लेकिन शायद पोषण कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब ये जो नए बीज थे, इन्हें पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए था, तो सिंचाई तो बढ़ाई गई ताकि साल में 2 फसलें ली जा सके। लेकिन इसकी कीमत चुकाई हमारी जमीन ने। पंजाब और यूपी के कई हिस्सों में जमीन के नीचे का पानी, मतलब ग्राउंड वाटर, 4 से 6 फीट नीचे चला गया। एक तरह से कह सकते हैं कि हमने आज की फसल के लिए कल का पानी उधार ले लिया। खेती तो मॉडर्न हो गई, नए नए उपकरण आ गए, लेकिन किसान, वो बेचारा कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। सरकारी निवेश कम होता गया, और किसानों को महंगे बीज, खाद, कीटनाशक सब अपनी जेब से खरीदना पड़ा। और छोटे किसानों के लिए तो ये एक ऐसा कर्ज का जाल बन गया जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। और इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रुका। केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जान निकल गई। हमारी हजारों देसी फसलें, वो किस्में जो सदियों से थीं, वो हमेशा के लिए गायब हो गई। पानी जहरीला हो गया। हद तो तब हो गई जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में गाय के दूध तक में कीटनाशक मिले। और सबसे डरावनी बात, हरित क्रांति वाले इलाकों में जैसे पंजाब में कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। एक तरफ था हरित क्रांति का पंजाब हरियाणा मॉडल, तो दूसरी तरफ था पूर्वी भारत का खेती करने का अपना पारंपरिक तरीका। ये 2 अलग अलग कहानियां हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पूर्वी भारत जैसे कि बिहार में किसानों के पास जमीन बहुत कम है, देश के औसत से भी कम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो खाद का इस्तेमाल लगभग उतना ही करते हैं, फिर भी पैदावार में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये दिखाता है कि वहां की हकीकत बिल्कुल अलग है। लेकिन असली सरप्राइज तो अब है। जब बात सब्जियों की आती है, तो पूर्वी भारत के राज्य ही चैंपियन हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, ये देश के टॉप सब्जी उत्पादक हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब उन्होंने बिना हरित क्रांति के मॉडल को अपनाए किया है। तो पूर्वी भारत की पारंपरिक खेती की अपनी ही एक ताकत है। वहां 12 नाजा जैसी एक परंपरा है, जहां एक साथ 12 फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी भी अच्छी रहती है, इसमें लागत कम आती है, और ये सूखे जैसी मुश्किलों को भी बेहतर झेल लेती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसान कर्ज के जाल में कम फंसते हैं। तो अब लौटते हैं आज के समय में। सरकार की एक नई नीति ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सवाल यह है कि क्या हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं? सरकार का एक प्रोग्राम है BGRAI, यानी पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। मकसद बिल्कुल साफ है, जो मॉडल पंजाब हरियाणा में कामयाब हुआ, उसे अब पूर्वी भारत में लागू करना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सही है?
क्या एक मॉडल को जो एक बिल्कुल अलग जमीन और समाज के लिए बना था, उसे कहीं और कॉपी पेस्ट किया जा सकता है? जानकारों का मानना है कि ये एक खतरनाक खेल हो सकता है। पहली बात, ये मॉडल पूर्वी भारत के छोटे छोटे खेतों के लिए है ही नहीं। दूसरी बात, इससे वहां की बची खुची जैव विविधता भी खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में कभी धान की 3000 किस्में होती थीं, जो अब सिर्फ 400 के करीब रह गई हैं। और वही डर, किसानों का कर्ज में डूबना, पानी का खत्म होना, मिट्टी का बंजर होना, ये सब दोबारा हो सकता है। तो आज भारत की खेती एक चौराहे पर खड़ी है, और ये चुनाव सिर्फ खेती के 2 तरीकों के बीच का नहीं है। ये चुनाव है हमारे कृषि के भविष्य की दिशा का। और इस दुविधा की गहराई को समझने के लिए ये एक कोट ही काफी है। और ये शब्द किसी आलोचक के नहीं है, ये शब्द है खुद भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के। उन्होंने खुद माना कि औद्योगिकरण और एक ही फसल बार बार उगाने के मॉडल ने हमारे पानी और मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो बात सिर्फ खेती करने के तरीके की नहीं है, बात 2 अलग-अलग सोच की है, 2 दर्शनों की है। एक जो जमीन को सिर्फ एक संसाधन समझता है, और दूसरा जो जमीन के साथ तालमेल बिठाकर चलना सिखाता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा का रास्ता कौन सा है? क्या हमें किसी भी कीमत पर सिर्फ पैदावार बढ़ानी है, या फिर हमें जमीन के सदियों पुराने ज्ञान को सहेजकर आगे बढ़ना है? भारत की खेती का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।